एपिसोड 406। सुजीत ने जल्दी से कहा, आंटी, शिवम की ताकत जबरदस्त है और वो बेकाबू और बिंदास है। तुम्हें सावधान रहना होगा। नीतिका ने हल्के से हंसी और कहा, मैंने कई बेकाबू और बिंदास लोगों को देखा है, मेरे सामने उन्हें झुकना ही पड़ता है। सुजीत ने और कुछ नहीं कहा और बस सिर हिलाया। ... अगले दिन शिवम सुबह उठा और बेसब्री से मार्शल आर्ट्स फोरम खोला। वो जानना चाहता था कि इस मामले पर फोरम में क्या चर्चा हो रही है, लेकिन अफसोस मार्शल आर्ट्स फोरम में कोई टिप्पणी नहीं थी। कोई भी इस मामले के बारे में जानता नहीं लगता था। शिवम ने थोड़ा माथा ठोकते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी बड़ी घटना बिना किसी हंगामे के कैसे रह सकती है? क्या राठौर परिवार ने खबर को दबा दिया? शिवम ने अंदाजा लगाया, इतनी बड़ी घटना के लिए अगर राठौर परिवार ने खबर को दबाने का आदेश नहीं दिया होता तो कोई खबर न होना नामुमकिन था। आखिरकार मार्शल आर्ट्स फोरम दिल्ली मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के कंट्रोल में था। राठौर परिवार के लिए खबर दबाना पूरी तरह मुमकिन था। मुझे इस खबर को फैलाने का कोई रास्ता सोचना होगा, शिवम ने मन में सोचा। जब शिवम के दिमाग में तरह तरह के ख्याल चल रहे थे तभी उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया और देखा कि कॉलर नताशा थी। शिवम ने जल्दी से फोन उठाया और कहा, मिस नताशा। नताशा ने बेफिक्री से हंसते हुए कहा, बधाई हो मिस्टर शिवम, इन स्ट्रेंथ ग्रैंड मास्टर रियल में कदम रखने के लिए। शिवम ने भौहें उठाईं और बोला, तुम्हें कैसे पता? नताशा ने बेपरवाह अंदाज में कहा, तुमने 10 से ज्यादा इन स्ट्रेंथ ग्रैंड मास्टर्स को मारा तो जाहिर है तुम इन स्ट्रेंथ ग्रैंड मास्टर रियल में पहुंच गए हो। शिवम हल्के से मुस्कुराया और बोला, मिस नताशा की खबरें तो तेज हैं, इस तरह की बातें चाहकर भी छिपाई नहीं जा सकती, नताशा ने कहा। इतना कहकर नताशा रुकी और बोली, मिस्टर शिवम, क्या तुम्हारे पास वक्त है? शिवम ने कहा, क्या बात है? मिलकर बात करते हैं, नताशा ने कहा। ठीक है। शिवम तुरंत राजी हो गया। नताशा ने शिवम को समय और जगह बताए। फोन रखने के बाद शिवम जाने की तैयारी करने लगा। तभी दरवाजे पर एक अनजान मेहमान आया। एक अधेड़ उम्र का आदमी चेहरे पर पूरा सम्मान लिए शिवम के सामने खड़ा था। जुबैर। उसे साफ देखने के बाद शिवम की भौहें तन गईं और होठों पर ठंडी मुस्कान आई। जुबैर ने हाथ जोड़कर कहा, मिस्टर शिवम, ये आपके लिए 100 साल पुरानी जड़ी बूटियां हैं, इन्हें संभाल कर रखें। हाथ में 100 साल पुरानी जड़ी बूटियां देखकर शिवम हल्के से हंसा। जुबैर, तुमने मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन का फायदा अपने लिए उठाया। क्या तुम्हें लगता है कि 100 साल पुरानी जड़ी बूटी से मैं सब कुछ भूल जाऊंगा? शिवम ने ठंडे लहजे में पूछा। जुबैर का चेहरा एकदम बदल गया। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और डरते हुए बोला, मिस्टर शिवम, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मुझे माफ कर दोगे। उसके इस अचानक बदले रवैये ने शिवम को चौंकाया। उसने जुबैर को ऊपर से नीचे तक देखा और तंज कसते हुए कहा, जुबैर, अब कौन सी चाल चल रहे हो? जुबैर ने डरे हुए लहजे में कहा, मैं ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता। मेरी गलती थी कि मुझे तुम्हारी असली हैसियत नहीं पता थी। प्लीज मिस्टर शिवम, मुझे माफ कर दो। शिवम ने आंखें थोड़ी सिकुड़ीं। वो ठंडे लहजे में बोला, निकले जाओ। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुमने फिर से मेरे साथ कोई गड़बड़ की तो तुम्हारी इस बकवास मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन की मुझे कोई परवाह नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल। जुबैर ने जल्दी से सिर हिलाया। शिवम ने ठंडा सा हम्फ किया और जुबैर को इग्नोर करते हुए गाड़ी लेकर निकल गया। शिवम को जाते देख जुबैर ने राहत की सांस ली। आज सुबह उसने सुना कि 1 दर्जन से ज्यादा बड़े बड़े परिवारों के मुखियाओं के सिर काट दिए गए, और हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक नौजवान था जिसका नाम शिवम था। ये खबर सुनकर जुबैर डर के मारे कांप गया। वो तुरंत माफी मांगने के लिए दौड़ा आया। बच गया। ऐसा पागल आदमी भड़काने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, जुबैर ने धीरे से बड़बड़ाया। ... नताशा ने एक ओपन एयर रेस्तरां में मिलने का वक्त तय किया था। जब शिवम पहुंचा वो पहले से ही वहां इंतजार कर रही थी। शिवम को देखते ही नताशा ने हाथ हिलाया। मिस्टर शिवम, नताशा ने पुकारा। शिवम जल्दी से टेबल तक पहुंचा और बैठ गया। उसने अपनी स्पेशल मैजिक आर्टिफैक्ट से हरी टोपी निकाली और नताशा को थमाई। ये तुम्हें लौटा रहा हूं, शिवम ने कहा। नताशा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। शिवम ने होंठ सिकोड़े और बोला, मुझे ये नहीं चाहिए, तुम अपने पास रखो। नताशा ने तुरंत मुंह पर हाथ रखकर हंसी और कहा, मिस्टर शिवम, तुम्हारे कारनामे वाकई चौंकाने वाले हैं। नताशा ने गंभीर होकर कहा, अब तो नॉर्थ राजस्थान के आधे से ज्यादा इन स्ट्रेंथ ग्रैंड मास्टर्स तुम्हारे हाथों मारे गए हैं। शिवम ने तंज कसते हुए कहा, उनकी मौत का हक था। राठौर परिवार की सेवा करने का मतलब था कि वो शिवम के दुश्मन बनने के लिए तैयार थे। देर सबेर उन्हें मरना ही था। मिस्टर शिवम, तुम्हारा अगला प्लान क्या है? नताशा ने पूछा। शिवम ने नताशा को देखा और गहरी आवाज में बोला, मेरे पास एक प्लान है। शायद मिस नताशा मेरी मदद कर सकती हैं।
ये सुनकर नताशा ने नाटकीय ढंग से डरने का नाटक किया और बोली, मिस्टर शिवम के लिए काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है। शिवम ने आंखें घुमाईं और बोला, ये ड्रामे मेरे साथ मत खेलो। फिर गंभीर होकर बोला, मैं अपनी खुद की एक गठबंधन बनाना चाहता हूँ। अपना गठबंधन? नताशा थोड़ी हैरान हुई। शिवम ने सिर हिलाया और बोला, हाँ, अकेले राठौर परिवार को चुनौती देना नामुमकिन है। आखिरकार आज का जमाना मॉडर्न है। नताशा ने धीमी आवाज में कहा, यह सच है। मॉडर्न सोसाइटी में सिर्फ मार्शल आर्ट से कुछ हासिल करना मुश्किल है। इतना कहकर नताशा ने पूछा, तुम किस एंगल से शुरुआत करना चाहते हो? शिवम थोड़ा रुका और बोला, मैंने अच्छे से सोचा है। अगर मुझे राठौर और भट्ट परिवार से टक्कर लेनी है तो 3 चीजों पर ध्यान देना होगा। बिजनेस, मार्शल आर्ट्स और कनेक्शंस तीनों जरूरी हैं। चूंकि ओल्ड मास्टर राठौर के पास बिजनेस की ताकत है, मैं अपना एक सेट बनाना चाहता हूँ। और कनेक्शंस के लिए मैं मिस नताशा पर भरोसा करना चाहता हूँ। नताशा थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर शिवम, तुम डिवाइन एल्केमिस्ट पवेलियन के एल्डर हो। तुम्हें मेरी मदद की क्या जरूरत? शिवम ने सिर हिलाया और बोला, ये काफी नहीं है। मुझे दिल्ली में कनेक्शंस चाहिए। अगर मिस नताशा तैयार नहीं है तो मान लो मैंने कुछ कहा ही नहीं, शिवम ने कहा। नताशा ने सोचा और बोली, मुझे थोड़ा सोचने दो। ठीक है। शिवम ने जबरदस्ती नहीं की। आखिरकार ऐसी चीजों को जबरन नहीं करवाया जा सकता। हॉटी, क्या तुम अपने पार्टनर को धोखा देने की प्लानिंग कर रही हो? तभी पास से एक नौजवान आया। उसने नताशा के हाथ में हरी टोपी देखी और शरारती मुस्कान के साथ बोला, मुझ पर विचार क्यों नहीं करती? क्या ख्याल है? नताशा ने उस नौजवान को एक नज़र देखा और बेपरवाह मुस्कान के साथ बोली, तुम्हें लगता है तुम लायक हो? नौजवान जरा भी नाराज नहीं हुआ। वो गर्व से बोला, हॉटी, लगता है तुम्हें मेरी हैसियत नहीं पता। अच्छा, बताओ तो क्या है तुम्हारी हैसियत? नताशा ने भौहें उठाकर पूछा। नौजवान ने गर्व से कहा, नॉर्थ राजस्थान मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन तो जानती हो ना? मेरा चाचा जुबैर है, नॉर्थ राजस्थान मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। पूरे नॉर्थ राजस्थान में कौन है जो मेरे चाचा को सम्मान न दे? नौजवान ने गर्व से कहा। जुबैर? नताशा ने जाहिर तौर पर यह नाम पहले सुना था। उसने शिवम की तरफ देखा और धीरे से कहा, जुबैर वाकई नॉर्थ राजस्थान मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है। उसकी पोजीशन छोटी नहीं है। शिवम ने नताशा की बात को इग्नोर किया और उस नौजवान को ठंडे लहजे में बोला, तुरंत निकल जाओ। नौजवान के चेहरे पर नाराजगी भड़क उठी। उसने शिवम की ओर इशारा करते हुए कहा, बच्चे, क्या तुम जीने से तंग आ गए हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें धोखा देना चाहती है और मैंने तुम्हारी मदद की। तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। शिवम धीरे धीरे खड़ा हुआ। क्या हाथ उठाने की सोच रहे हो? नौजवान ने ठंडा हंसी। बताता हूँ, मैं इन स्ट्रेंज हास्ट मास्टर हूँ। नौजवान के शरीर से हल्की सी ऊर्जा फूटी। शिवम चुप रहा। उसने बस एक कदम आगे बढ़ाया। एक डरावना दबाव तुरंत फैल गया। धम! इस भारी दबाव में नौजवान जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा सूजा और नीला पड़ गया। जा, जुबैर को बता दे कि मेरे साथ एक और दुश्मनी हो गई। उसे सोचने दे कि इसका हल क्या करना है, शिवम ने ठंडे लहजे में कहा। इतना कहकर शिवम ने नताशा को खींचा और मुड़कर चल दिया। जब वो दूर चले गए, नताशा ने हैरानी से कहा, तुम जुबैर को जानते हो? शिवम ने सिर हिलाया और बोला, किसी हद तक। दुनिया छोटी है। फिर हाथ हिलाकर बोला, छोड़ो ये बात। मिस नताशा, जाओ और अच्छे से सोचो, फिर मुझे जवाब देना। नताशा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मिस्टर शिवम, चिंता मत करो। ... उस वक्त शिवम के घर में धुआं धुआं हो रहा था। जब से इंदु डिवाइन एल्केमिस्ट पवेलियन से शिवम के साथ आई थी, वो घर पर गोलियां रस्सेपन कर रही थी। शिवम ने उसे निराश नहीं किया। उसने उसे कई तरह की गोली के फॉर्मूले दिए। ये हर एक फॉर्मूला अनमोल था। इंदु ने मौका नहीं छोड़ा। लगभग हर दिन वो थककर चूर होने तक गोलियां बनाती। वाह, तुम्हारा टेकन खास नहीं है मिस्टर शिवम। तो इस तरह की गोली को उंगलियों पर बना लेते हैं। जुनैद ने इंदु के पास खड़े होकर तंज कसा। इंदु ने जुनैद को घूरा और कहा, एल्डर शिवम को बनाना आता है, तुमसे इसका क्या लेना देना? तुम इतने फक में क्यों हो? बिल्कुल फक है, मुझे उन पर गर्व है, जुनैद ने बेशर्मी से कहा। तभी एक ऑडी D8 दिल्ली की नंबर प्लेट के साथ धीरे से दरवाजे पर रुकी। फिर एक शानदार और रौब वाली औरत कार से उतरी। उसके साथ कुछ बॉडीगार्ड थे। हर एक के चेहरे पर सम्मान था। इस भारी जलूस ने जुनैद और इंदु को चौंका दिया। उनके दिमाग में पहला ख्याल आया, ये लोग अच्छे इरादे से नहीं आए। किसे ढूंढ रहे हो? जुनैद ने आगे बढ़कर नर्वस होकर पूछा। उस औरत ने जुनैद को ऊपर से नीचे तक देखा और बेपरवाही से कहा, शिवम कहाँ है? मिस्टर शिवम बाहर गए हैं, घर पर नहीं हैं। तुम लोग कौन हो? जुनैद ने पूछा। हिम्मत कैसे हुई? उसकी बगल में खड़ा बॉडीगार्ड तुरंत चिल्लाया, ये हैं राठौर परिवार की मैडम नीतिका।
राठौर परिवार की मैडम। जुनैद और इंदु के चेहरों का रंग उड़ गया। सबको पता था कि शिवम और राठौर परिवार में दुश्मनी है। अब राठौर परिवार की मैडम खुद आई थी तो कुछ बड़ा होने वाला था। मिसेज राठौर, मिस्टर शिवम यह नहीं है। तुम्हें किसी और दिन आना चाहिए, जुनैद ने गहरी आवाज में कहा। बात करते हुए जुनैद ने चुपके से फोन निकाला ताकि शिवम को भाग जाने की खबर दे सके। लेकिन अफसोस, ये हरकत नीतिका की नजरों से नहीं बची। धम, एक ऊर्जा की लहर गुजरी और जुनैद का फोन चकनाचूर हो गया। उसे खबर करना चाहता है, नीतिका ने आधी हंसी के साथ कहा। जुनैद भले ही रोज बेपरवाह रहता हो, लेकिन मुसीबत में वो कभी जिम्मेदारी से नहीं भागता। जुनैद ने दांत पीसकर ठंडे लहजे में कहा, मिसेज राठौर, मिस्टर शिवम वाकई बाहर गए हैं। तुम्हें चले जाना चाहिए। नीतिका ने हल्का सा हंसा और बोली, अगर वो नहीं आता तो मैं यहीं उसका इंतजार करूंगी। इतना कहकर नीतिका आंगन में घुस गई। जुनैद तुरंत नीतिका के सामने आ खड़ा हुआ। वो हिम्मत जुटाकर बोला, मिस्टर शिवम वो। हट जाओ, नीतिका ने ठंडे लहजे में कहा। हटने की जरूरत नहीं, तुम्हें ही निकलना चाहिए, इंदु ने ठंडे चमक के साथ कहा। नीतिका की नजरें तुरंत इंदु के चेहरे पर गईं। उसने भौहें उठाईं और बोली, मुझसे बात कर रही है। और किससे? हवा से, इंदु ने तीखा जवाब दिया। नीतिका की आंखें थोड़ी सिकुड़ीं। वो बेपरवाही से बोली, मुझसे जवाब देने की हिम्मत? इसे थप्पड़ मारो। हाँ, नीतिका के बगल का बॉडीगार्ड तुरंत इंदु की ओर बढ़ा। जुनैद ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उसका मुकाबला नहीं कर सका। बॉडीगार्ड ने बड़ा हाथ हिलाया और जुनैद को उड़ा दिया। फिर बॉडीगार्ड ने इंदु को पकड़ा और उसके चमक पर 2 जोरदार थप्पड़ मारे। ये 2 थप्पड़ इतने जोरदार थे कि इंदु का मुंह खून से भर गया और उसके चेहरे पर खूनी निशान पड़ गए। 2 कुत्तों की हिम्मत जो मुझसे भिड़े, नीतिका ने ठंडा सा हंसा। इन दोनों को दरवाजे पर घुटनों के बल बिठाओ, नीतिका ने हुक्म दिया। हाँ, बॉडीगार्ड ने सिर हिलाया। फिर बॉडीगार्ड ने एक सीक्रेट तकनीक का इस्तेमाल किया और दोनों के शरीर को दबाकर उन्हें दरवाजे पर घुटनों के बल बैठा दिया। जुनैद और इंदु ने छटपटाने की कोशिश की, लेकिन इन स्ट्रेंथ ग्रैंड मास्टर के सामने वो कुछ न कर सके। उन्हें बस दरवाजे पर घुटनों के बल बैठना पड़ा। नीतिका शिवम के घर में घुस गई। उसने शिवम के घर की सजावट को देखा और नाक सिकुड़ते हुए बोली, कैसा गंवई, कितना सस्ता और फीका। नीतिका को शिवम का घर इतना खराब लगा कि उसे बैठना भी गंवारा नहीं हुआ। उसकी नजरों में ये निचली क्लास की गरीबी का प्रतीक था। बेहद घिनौना। वक्त बीतता गया। नीतिका शिवम के घर में टहलती रही। लगभग आधे घंटे बाद दूर से शिवम की गाड़ी दिखाई दी। एल्डर शिवम आ गए। इंदु ने सबसे पहले गाड़ी देखी। जुनैद का चेहरा बदल गया। उसने शिवम की ओर चिल्लाकर कहा, मिस्टर शिवम, भाग जाओ। जुनैद की आवाज सुनकर गाड़ी में बैठे शिवम का माथा ठक गया। जब उसने दरवाजे पर घुटनों के बल बैठे दोनों को देखा तो उसका चेहरा और सख्त हो गया। उसने तुरंत एक्सेलरेटर दबाया और तेजी से पहुंच गया। गाड़ी जुनैद के सामने रुकी। शिवम जल्दी से गाड़ी से उतरा और ठंडे लहजे में बोला, ये किसने किया? जुनैद ने जवाब नहीं दिया, बल्कि घबराते हुए बोला, मिस्टर शिवम, जल्दी भागो, राठौर परिवार से कोई आया है। राठौर हमारे। शिवम का चेहरा और ठंडा हो गया। जैसे ही शिवम अंदर जाने वाला था, जुनैद ने हड़बड़ में चिल्लाया, मिस्टर शिवम, इस बार आने वाला कोई आम नहीं है। वो राठौर परिवार की मैडम है। मुझे परवाह नहीं कि वो कौन है। सिर्फ राठौर परिवार की मैडम होने से क्या वो जो मर्जी कर सकती है? शिवम ने ठंडे लहजे में कहा। शिवम ने इंदु को देखा और माथा सिकोड़ा। तुम्हें किसने मारा? इंदु ने नजरें चुराते हुए कहा, कोई नहीं, मैं गलती से टकरा गई थी। शिवम के चेहरे पर ठंडक छा गई। उसने एक हाथ हिलाया और एक डरावनी ऊर्जा ने दोनों पर लगे दबाव को हटा दिया। जुनैद और इंदु, जिन्हें हिलने डुलने की आजादी मिली, तुरंत खड़े हो गए। तुम दोनों मेरे साथ अंदर चलो, शिवम ने ठंडे लहजे में। जुनैद ने शिवम का बाजा पकड़ा और बोला, मिस्टर शिवम, तुम्हें सावधान रहना होगा। शिवम ने सिर हिलाया और लंबे कदमों के साथ अंदर घुस गया। अंदर जाते ही उसने हाई हील्स में एक रौबदार औरत को खड़ा देखा। शिवम को देखते ही नीतिका ने बेपरवाही से कहा, तू ही शिवम है। शिवम ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें कत्ल की मंशा से भरी थीं और वो नीतिका को ठंडे नजरों से देख रहा था। नीतिका ने बात पलटते हुए बेपरवाही से कहा, बैठ। शिवम ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने पूछा, क्या तुमने ही इन दोनों को दरवाजे पर घुटनों के बल बिठाया? नीतिका थोड़ी हैरान हुई। राठौर परिवार की मैडम के तौर पर वो खुद शिवम से मिलने आई थी। शिवम का न डरना तो ठीक, लेकिन उसका ध्यान उन 2 छोटे मोटे लोगों पर था। नीतिका ने शिवम को ऊपर से नीचे तक देखा और बेपरवाही से बोली, तू वाकई आम लोगों से अलग है। मेरे सवाल का जवाब दे, शिवम ने दबंग अंदाज में कहा। उसके शब्दों ने नीतिका को गुस्सा दिला दिया। वो ठंडे लहजे में शिवम को देखकर बोली, तुझे पता है मैं कौन हूं? इसका मुझसे क्या लेना देना? शिवम ने ठंडे लहजे में कहा।
तुझे क्या हक है कि तूने इन दोनों को दरवाजे पर घुटनों के बल बिठाया? हिम्मत कैसे हुई मैडम से ऐसे बात करने की? हिम्मत कैसे हुई? नीतिका के बगल में खड़ा इन स्ट्रेंथ ग्रैंड मास्टर चिल्लाया। शिवम ने उसकी ओर एक नज़र देखा और तुरंत एक थप्पड़ मारा। इस थप्पड़ ने बॉडीगार्ड की चमक की हड्डी तोड़ दी। उसकी पूरी ऊर्जा तेजी से खत्म हो गई। नीतिका का चेहरा बेहद खराब हो गया और उसकी आंखों में जबरदस्त कत्ल की मंशा दिखी। जब से मैं राठौर परिवार में ब्याही, किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझसे पंगा लेने की। तूने वाकई मुझे चौंका दिया, नीतिका ने ठंडे लहजे में कहा। शिवम ने तंज कसते हुए कहा, अच्छा, असली सरप्राइज तो अभी बाकी है। इतना कहकर शिवम नीतिका की ओर बढ़ा। इंदु के चमक का चोट तुमने मारा था? शिवम ने ठंडे चमक के साथ पूछा। ये सुनकर नीतिका गुस्से से बोली, शिवम, हद पार मत कर। हाँ, मैंने 2 चौकीदारों को पीटा तो क्या? चौकीदार? शिवम ने तंज कसते हुए हंसा। अब मैं तुझे बताता हूँ कि लोगों को पीटने की सजा क्या होती है। इतना कहकर शिवम ने अपना हाथ उठाया और नीतिका के चमक पर जोरदार थप्पड़ मारा। कमरे में एक साफ थप्पड़ की आवाज गूंजी। नीतिका के चमक पर तुरंत एक साफ हथेली का निशान उभर आया। तूने मुझे मारा? तुझे पता है मैं कौन हूँ? नीतिका की आंखों में यकीन नहीं था। पता है, शिवम ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा। तू अमीरों की रखेल है, दिल्ली के ऊंचे तबकों की मुर्गी, एक ऐसा जानवर जो अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को दबाने और जुर्म करने के लिए करता है, शिवम ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा। तू नीतिका शिवम के गुस्से से इतनी भड़क गई कि एक शब्द भी न बोल सकी। हाँ, और तू एक जहरीले दिल वाली बदसूरत औरत भी है, शिवम ने जोड़ा। नीतिका गुस्से से पागल हो गई। उसे लगा था कि अगर वो आएगी तो शिवम डर के मारे कांप उठेगा। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि शिवम उसे जरा भी सीरियसली नहीं लेगा और उसका अपमान करेगा। शिवम, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, नीतिका ने दांत पीस कर कहा। शिवम ने हंसा और बोला, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। नीतिका ने जाहिर तौर पर शिवम को कम आंका था। उसे सुजीत की बात याद आई। शिवम वाकई बेकाबू और बिंदास था। शिवम, इस थप्पड़ को मैं हमेशा याद रखूंगी। इंतजार कर, नीतिका ने दांत पीस कर कहा। इतना कहकर नीतिका अपनी हाई हील्स में ठक ठक करती हुई गुस्से से बाहर निकल गई। शिवम ने पीछे से चिल्लाया, जाओ, मैं तुम्हें विदा नहीं करूंगा। अगली बार आना तो ऐसे कचरा मत लाना। नीतिका ने एक शब्द भी नहीं कहा और उदास होकर कार में बैठ गई। कार में बैठते ही नीतिका गुस्से से चिल्लाई, शिवम ने मेरी हिम्मत कैसे की मुझे मारने की? मैं उसे मार डालूंगी। मैडम, प्लीज शांत हो जाए, उसके बगल में बैठा बॉडीगार्ड धीरे से बोला। कचरा? तुम सब कचरा हो, नीतिका गुस्से से चिल्लाए। बॉडीगार्ड एक शब्द भी न बोलने की हिम्मत करते हुए चुपचाप बैठा रहा। नीतिका का थप्पड़ खाना कोई छोटी बात नहीं थी। अगर ये बात फैल गई तो शायद पूरे देश में हंगामा मच जाएगा। दिल्ली वापस चलो, नीतिका ने ठंडे लहजे में कहा। हाँ मैडम, बॉडीगार्ड ने एक शब्द भी न बोला। कार सीधे दिल्ली की ओर चली। घर पहुंचते ही उसने आशुतोष को सोफे पर ठंडे चमक के साथ बैठे देखा। मास्टर, आशुतोष को देखते ही नीतिका ने तुरंत दुखी चेहरा बना लिया। आशुतोष ने नीतिका को ठंडे नजरों से देखा और बोला, किसने तुझे जैस करने को कहा था? नीतिका ने मुंह खोला और धीरे से बोली, मैं भी तो राठौर परिवार का बदला लेना चाहती थी और आपके बोझ को कम करना चाहती थी। मेरा बोझ कम करना? आशुतोषा ने नीतिका को ठंडे देखा। क्या मैंने तुझे नहीं कहा था कि राठौर परिवार के मामलों में दखल न दे? नीतिका ने दुखी होने का नाटक किया। मैंने देखा कि आप हाल ही में बहुत थक गए हैं तो मेरा दिल दुखा। आशुतोष ने ठंडा हंसा। नीतिका, ये मत सोच कि मुझे तेरे छुपे इरादे नहीं पता। नीतिका कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि नीतिका एक औरत थी, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी। वो अपनी चालाकी से राठौर परिवार में ब्याह के लिए मेल थी। इसलिए आशुतोषा हमेशा उससे थोड़ा सावधान रहता था। बता, तूने मेरा बोझ कैसे कम किया? आशुतोष ने टॉपिक बदलते हुए बेपरवाह कहा। नीतिका ने दांत पीस कर कहा, शिवम बिल्कुल बेलगाम है, वो राठौर को सीरियसली नहीं लेता। मुद्दे की बात बोल, आशुतोष ने चाय का घूंट लेते हुए बेपरवाह कहा। नीतिका ने अपने चमक को छुआ और आंसुओं के साथ बोली, शिवम ने मेरी हिम्मत कैसे की मुझे मारने की? नीतिका के शब्दों ने आशुतोषा को इतना चौंकाया कि उसने चाय का घूंट उगल दिया। शिवम ने तुझे मारा? आशुतोषा की आंखें फटी रह गईं। नीतिका ने सिर हिलाया। उसने अपने चमक की ओर इशारा किया और बोली, उसने मुझे नहीं मारा, बल्कि मेरा अपमान भी किया। हब्बी, चाहे कुछ भी हो, हमें शिवम को खत्म करना होगा। आशुतोषा की आंखें थोड़ी सिकुड़ीं। जाहिर था कि शिवम का घमंड उसकी सोच से कहीं ज्यादा था। शिवम को जिंदा नहीं छोड़ सकते। आशुतोषा की आंखों में कत्ल की मंशा भड़क उठी। ... शिवम के 1 दर्जन से ज्यादा इन स्ट्रेंथ ग्रैंड मास्टर्स को मारने की खबर आखिरकार मार्शल आर्ट्स फोरम पर फैल गई। एक बार में फोरम पर तरह तरह की अफवाहें उड़ने लगीं।
कुछ लोग कह रहे थे कि शिवम के पीछे कोई ताकतवर शख्स है, तो कुछ का कहना था कि उस दिन हमला शिवम ने नहीं बल्कि उसके पीछे वाले ने किया था। लेकिन आखिरकार ये सारी थ्योरीज खत्म हो गईं और एक थ्योरी हावी हो गई। वो ये कि शिवम की ताकत इतनी बढ़ने की वजह थी स्वर्ग की सीढ़ी पर मिली मेरिडियन सर्कुलेशन तकनीक। जैसे कि कोई अंधेरे में आग को हवा दे रहा हो और अनगिनत लोग मेरिडियन सर्कुलेशन तकनीक के फायदों को बढ़ा चढ़ाकर बता। ये साफ है कि कोई जानबूझकर हवा बनाया जा रहा है, जुनैद ने फोरम के पोस्ट्स देखते हुए गंभीर कहा। हाँ, कोई मेरे पीछे पड़ा है। आखिर सिर्फ मिस्टर शिवम ने ही मेरिडियन सर्कुलेशन तकनीक हासिल की है। कोई नहीं जानता कि ये कितनी असरदार है। अगर ये वाकई वैसा है जैसा वो कह रहे हैं, तो जाकर लोग लालच में आएंगे और मेरिडियन तकनीक हासिल करने के लिए गलत हरकत करेंगे। इतना कहकर जुनैद ने शिवम को देखा और चिंता के साथ बोला, मिस्टर शिवम, क्या हमें जवाब नहीं देना चाहिए? कम से कम सच तो साफ कर दें। शिवम ने अंगड़ाई ली और बोला, हाँ, जवाब देना चाहिए। जुनैद, मेरे लिए एक पोस्ट लिख और बता कि इस तकनीक ने मुझे वाकई बहुत बड़ा फायदा दिया है। शिवम की बात सुनकर जुनैद और इंदु की आंखें फट गईं। मिस्टर शिवम, क्या तुम खुद को मुसीबत में नहीं डाल रहे हो? जुनैद ने हैरानी से कहा। शिवम ने हंसा और बोला, हाँ, मैं चाहता हूं कि वो मुझे मारने आए। फिलहाल शिवम को कोई अच्छा तरीका नहीं मिल रहा था अपनी कल्टिवेशन बढ़ाने का। कोई उसका कत्ल करने की कोशिश करे, ये उसके लिए अच्छा मौका था। जब तक उसके पास हेवन स्वॉलोइंग तकनीक थी, जितने ज्यादा लोग आएंगे शिवम उतना ही उत्साहित होगा। जुनैद को शिवम का इरादा समझ नहीं आया और वो वहां खड़ा रहा, जवाब का इंतजार करता। लेकिन शिवम ने बस हाथ हिलाया और बोला, जैसा मैंने कहा वैसा कर। हाँ, और उन्हें मेरी ठिकाना भी बता दे। मैं जल्द ही कोची जा रहा हूँ। जुनैद कुछ और पूछना चाहता था, लेकिन शिवम ने हाथ से इशारा करके उसे चुप। बेबस होकर जुनैद को शिवम की बात माननी पड़ी। उसके जवाब ने जाहिर तौर पर बड़ा हंगामा मचाया। एक बार में मार्शल आर्ट्स फोरम पर मेरिडियन सर्कुलेशन तकनीक की चर्चा होने लगी। ... अगले दिन शिवम ने सामान बांधा और कोची जाने की तैयारी। शिवम कभी उमंग को नहीं भूला था। उमंग ने कई बार मुश्किलों में उसकी मदद की थी। ये एहसान शिवम कभी नहीं भूल सकता था। नमनदीप, अब तुम्हें कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। शिवम की आंखों में ठंडक भरी थी। जैसे ही शिवम कोची के लिए निकलने वाला था, उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया और देखा कि कॉलर जॉर्डी था, जिससे उसका लंबे वक्त से कोई कांटेक्ट नहीं था। जब शिवम मुसीबत में था, तब जॉर्डी ने उसका साथ देने की जिद की थी, लेकिन आखिर में दीपंकर ने उसे बुरी तरह चोट। उसके बाद से दोनों के बीच कोई संपर्क नहीं था। अब जॉर्डी के अचानक कॉल आने से शिवम को थोड़ा सरप्राइज हुआ। उसने फोन उठाया और मुस्कुराते हुए, जॉर्डी, अचानक तूने कॉल कैसे किया? दूसरी तरफ जॉर्डी हकलाता हुआ बोला, मिस्टर शिवम, क्या तुम हाल ही में बिजी हो? शिवम ने हल्के से हंसा, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बोल, इतना घुमा के न बोल। जॉर्डी थोड़ा चुप रहा और फिर बोला, मेरे पास एक मदद मांगनी है। पता नहीं तुम्हें के लिए कन्वीनियंट है कि नहीं। हाँ, बोल न। शिवम ने बिना हिचके हामी। जॉर्डी ने राहत की सांस लेते हुए सब कुछ बताया। जब से उन्होंने दीपंकर को नकाशा, नाथथिया पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। हालांकि बाद में शिवम और दीपंकर में सुलह हो गई थी, लेकिन नाथथिया जैसी छोटी चीज की किसी ने परवाह न की थी। अब नाथथिया का बाप बेटा पूरी मेहनत से थिया को संभाल रहे थे। कई खाले जॉर्डी को खुद बात करने पड़ते थे। आज रात मुझे एक बिजनेस पार्टनर से मिलना है, लेकिन दूसरी पार्टी का बैकग्राउंड बहुत ताकतवर है और स्टेटस हाई है। मैं चाहता हूं कि तू मेरे साथ चले, जॉर्डी ने कहा। शिवम हंसा और बोला, बिल्कुल। समय और जगह बता। जॉर्डी खुशी से फनूछा और जल्दी से शिवम को समय और जगह बता दी। फिर जॉर्डी ने कृतज्ञता से कहा, धन्यवाद मिस्टर शिवम। शिवम ने माफी मांगते हुए कहा, जॉर्डी, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। अगर मेरी वजह से नहीं होता तो नाथथिया की ये हालत न होती। फोन रखने के बाद शिवम ने आह भरी। पता नहीं कितने करीबी दोस्त स्टावर्स बदलने की वजह से धीरे धीरे मेरे लिए गए थे। जॉर्डी की वजह से शिवम की कोची की यात्रा को एक दिन टालना पड़ा। शाम को शिवम जॉर्डी की दी हुई जगह के होटल पहुंच गया। जब तक शिवम होटल पहुंचा, जॉर्डी पहले से ही वहां इंतजाले पर था। शिवम को देखते ही जॉर्डी जल्दी से खड़ा हुआ और सम्मान से बोला, मिस्टर शिवम। शिवम ने थोड़ा माथ थक लिया। इस एक साल में जॉर्डी ने बहुत कुछ झेला था। शिवम ने जॉर्डी की ऊर्जा को भांपने की कोशिश की और पाया कि वो इन अ सिरेंज पास्ट मास्टर रियल में अटका हुआ था। तू बोतलनेक में फंस गया है? शिवम ने माथ से खोलकर पूछा। जॉर्डी ने हल्के हंसी के साथ हाथ हिलाया, इस मुसीबत के बाद मेरे पास कहाँ वक्त है कि मैं करवट करूं। ये सुनकर शिवम को और शर्मिंदगी हुई। जॉर्डी कभी प्रजेवल में बड़ा नाम था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि वह इस हाल में पहुंच जाएगा। सॉरी, मैंने गलत कहा, लेकिन तूने मुझे ढूंढा क्यों नहीं? शिवम ने माथ से खोड़ा।
जॉर्डी ने जबरदस्ती मुस्कुराया और बोला, मेरे पेरे और तुममरे में उस वक्त झट था गया था, तो मेरी हिम्मत कैसे होती कि मैं तुमसे। शिवम को एक पल के लिए कुछ नहीं सूझा। ठीक है, बीते हुए को छोड़, मुझा, तू मेरी मदद के लिए आया है, इसके लिए मैं बहुत शुक्र है। जॉर्डी ने, अगर ये बिजनेस डील हो गई तो न एथिया फिर से उठ खड़ा हो सकता है, जॉर्डी ने गर्व से कहा। शिवम ने सिर हिलाया। उसने जॉर्डी के कंधे पर थपथपाया और बोला, मैं दीपंकर को बता दूंगा। जब वो दोनों बात कर रहे थे तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आ गया। फिर एक नौजवान इठलाता हुआ अंदर घुसा। इस नौजवान को देखकर शिवम ने हल्का माथ से कोड़ा, क्योंकि ये वही नौजवान था जिसने उस दिन नताशा के साथ छेड़खानी की थी। ये तू? शिवम को देखते ही नौजवान के चमक पर गुस्सा भड़क उठा। जॉर्डी थोड़ा हैरान हुआ और बोला, मिस्टर मंसूरी, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? नौजवान ने हंसा और खिरा, हानते हैं, बिल्कुल हानते हैं, मिस्टर शिवम मेरे दोस्त हैं। ये तो कमाल है कि हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं, मैंने उत्साह से कहा। लेकिन नौजवान ने ठंडा हंसा और बोला, जॉर्डी, मैं तो पहले तुझे मौका देना चाहता था क्योंकि तेरा परफॉर्मेंस ठीक था, लेकिन अब तूने इस लड़के को बुलाया है तो अब हमारी डील की कोई बात नहीं। जॉर्डी का चेहरा एकदम खराब हो गया। मिस्टर मंसूरी, ये क्या मसला है? कोई मलसंडिंग तो हुई है? मैंने डरते हुए एक नौजवान ने हंसा और हिरा, मलसंडिंग? इस लड़के ने मुझे मारा, तुम्हें क्या लगता है कि मसला है? जॉर्डी ने अनायास शिवम की ओर देखा। शिवम ने टेबल पर उंगलियां ठकठकाईं और बेपरवाह बोला, लगता है तूने जुबैर को इस बारे में नहीं बताया। अगर मैंने मेरे चाचा को बताया होता तो क्या तुम्हें लगता है तू ये बैठा होता? नौजवान ने ठंडे चमक के साथ कहा। जॉर्डी ने नौजवान को पकड़ा और हड़बड़ में बोला, मिस्टर मंसूरी, ये क्या हो गया? पहले बैठ तो जाओ। नौजवान ने जॉर्डी को देखा और ठंडे बोला, नॉर्थ राजस्थान में कोई हिम्मत नहीं करता जो मुझे मार। आसिफ ने ठंडे लहजे में कहा। जॉर्डी ने जल्दी से शिवम को रोका। फिर उसने आसिफ की ओर देखा और कहा, मिस्टर मंसूरी, अगर आपको लड़कियां पसंद हैं तो मैं आपके लिए इंतजाम कर दूंगा, ठीक है? नहीं, मुझे उसकी गर्लफ्रेंड चाहिए, वरना कोई डील नहीं, आसिफ ने बेपरवाह कहा। जॉर्डी का चेहरा और खराब हो गया। आसिफ जाहिर तौर पर जानबूझकर मुश्किल पैदा कर रहा था। जब जॉर्डी उलझन में था, शिवम ने हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर थपथपाया, इशारा करते हुए कि घबराने की जरूरत नहीं। फिर शिवम ने आसिफ को देखा और बोला, मैं तुझे एक मौका देता हूँ, अभी जुबैर को बुला और मुझसे मिलने को कह। आसिफ ये सुनकर गुस्से से भड़क उठा और बोला, मेरा चाचा नॉर्थ राजस्थान मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, क्या वो तेरे जैसे किसी से मिलने आएगा? तू उसे नहीं बुलाएगा, है न? शिवम ने सिर हिलाया। वो खड़ा हुआ और आसिफ के पेट में एक जोरदार लात मारी। इस जबरदस्त ताकत ने आसिफ को उड़ा दिया। उसका शरीर दीवार से जा टकराया और उसके मुंह से खून की बूंदें टपकने लगीं। आसिफ के खड़े होने से पहले ही एक ताकतवर ऊर्जा उस पर टूट पड़ी। आसिफ को लगा जैसे दो विशाल पहाड़ उसके कंधों पर दब गए हों और वो हिल भी न सका। तूने मुझे मारने की हिम्मत की, ठीक है जॉर्डी, सुन ले, नाथ परिवार खत्म हो गया। आसिफ ने गालियां बकीं, तू उसे धमकी दे रहा है। शिवम ने उंगली उठाई और आसिफ की पिंडली से एक साफ टूटने की आवाज आई। आसिफ दर्द से चिल्लाया, मिस्टर शिवम, ये। जॉर्डी थोड़ा घबरा गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। शिवम ने आसिफ को ठंडे नजरों से देखा और बोला, तुम्हारे परिवार वाले सचमुच एक जैसे हैं क्या? नॉर्थ राजस्थान मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन तुम्हारा बाप का है? आसिफ ने दांत पीस कर कहा, बस तू इंतजार कर, मैं अभी अपने चाचा को बताता हूँ और तुझे खत्म कर दूंगा। इतना कहकर आसिफ ने जल्दी से फोन निकाला और जुबैर को कॉल किया। कॉल कनेक्ट होते ही आसिफ गुस्से में बोला, चाचा, किसी ने मुझे मारा, जल्दी कुछ इंस्टेंट ग्रैंड मास्टर्स को बुलाओ, मैं इसे मार डालूंगा। फोन रखने के बाद आसिफ ने शिवम की ओर इशारा किया और बोला, तू गया, बस इंतजार कर। जॉर्डी बेहद घबराया हुआ था। वो खुद भी मार्शल आर्टिस्ट था, तो उसे पता था कि नॉर्थ राजस्थान मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होने का मतलब क्या है। ये मार्शल आर्ट्स की दुनिया की ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन थी। ये नॉर्थ राजस्थान के सारे मार्शल आर्टिस्ट्स को कंट्रोल करती थी। कोई भी इनसे पंगा लेने को तैयार नहीं था। मिस्टर शिवम, सॉरी, मैंने तुम्हें फंसा दिया, जॉर्डी ने आह भरी। शिवम ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत कर, मेरी नजरों में जुबैर कुछ भी नहीं है। हा, बस फेंकता रह, कुत्ते, जब मेरा चाचा आएगा तू रो भी नहीं पाएगा। आसिफ ने दांत पीस कर गालियां दी। शिवम ने उसे इग्नोर किया। उसके पास करने को कुछ नहीं था, तो उसने फोन निकाला और मार्शल आर्ट्स फोरम स्क्रॉल करने लगा। तभी शिवम ने देखा कि मार्शल आर्ट्स फोरम पर पोटेंशियल रैंकिंग्स अपडेट हो गई थीं। इस बार शिवम 5 में से सीधे दूसरे नंबर पर पहुंच गया और पहला नंबर था मनमोहन का। ये मनमोहन कौन है? ये मेरे ऊपर कैसे है? शिवम ने माथा सिकोड़कर कहा।
क्या मनमोहन में भी अकेले 10 लोगों से लड़ने की ताकत थी? इसके बाद शिवम ने स्क्रॉल करना जारी रखा। तभी मार्शल आर्ट्स फोरम पर एक नया पोस्ट दिखा। राठौर परिवार खुलेआम सेजिस की भर्ती करेगा। सभी बड़े मार्शल आर्ट्स परिवार हिस्सा ले सकते हैं। ये खबर देखकर शिवम का चेहरा थोड़ा खराब हो गया। शिवम को पहले से पता था कि राठौर परिवार उत्तरी क्षेत्र की मार्शल आर्ट्स की दुनिया को एकजुट करना चाहता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि राठौर परिवार अब अपनी महत्वाकांक्षा को खुलेआम जाहिर करेगा। अरे नहीं, राठौर परिवार एक कदम आगे निकल गया, शिवम ने माथा सिकोड़कर कहा। प्रभाव और अपील के मामले में शिवम की तुलना राठौर परिवार से नहीं हो सकती थी, जिसके पास बड़ा सेटअप और बिजनेस था, जब तक कि वो डिवाइन अल्केमिस्ट पवेलियन की ताकत न उधार ले। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या वो डिवाइन अल्केमिस्ट पवेलियन को अपने साथ मुसीबत में नहीं डालेगा? पवेलियन मास्टर कहाँ, कहना तो दूर, शायद शिवम खुद भी इसे स्वीकार न कर पाए। राठौर परिवार से निपटना वाकई आसान नहीं है, शिवम ने आंखें थोड़ी सिकोड़कर कहा। तभी प्राइवेट रूम का दरवाजा फिर से खुला। इसके बाद शिवम को एक जबरदस्त ऊर्जा का एहसास हुआ। उसने देखा कि बाहर से 3 इनर स्ट्रेंथ ग्रैंड मास्टर्स अंदर आ रहे थे और उनके पीछे था नॉर्थ राजस्थान मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट जुबैर। किसकी इतनी हिम्मत कि मेरे परिवार वालों को चोट पहुंचाए? शिवम ने उसे देखने से पहले जुबैर की आवाज सुनी। जुबैर की बेपरवाह और दबंग आवाज 3 लोगों के पीछे से आए। जुबैर को देखते ही आसिफ तुरंत उत्साहित हो गया। चाचा, तुम आखिरकार आ गए, आसिफ ने हड़बड़ में चिल्लाया। उसने शिवम की ओर इशारा किया और बोला, वो बेवकूफ है। चाचा, जल्दी उसे अपन कर दो। जुबैर की नजरें धीरे धीरे शिवम की ओर गईं। जब उसने शिवम को साफ देखा तो उसका चेहरा अचानक बदल गया। प्रेसिडेंट जुबैर, ये मसला मेरी वजह से शुरू हुआ, इसका मिस्टर शिवम से कोई लेना देना नहीं। जॉर्डी ने खड़े होकर पहल की। हाँ, जॉर्डी, तू भी नहीं बचेगा, जेल में सड़ने के लिए तैयार रह, आसिफ ने दांत पीसकर कहा। जॉर्डी का शिवम के सामने खड़ा होना शिवम को छू गया। हालांकि जॉर्डी शुरू में शिवम की पोटेंशियल की वजह से उसके साथ था, लेकिन हकीकत में शिवम की पोटेंशियल ने जॉर्डी को कुछ नहीं दिया। चाचा, उसे जल्दी मारो, पहले उसकी टांगें तोड़ो, फिर उसे मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन की जेल में बंद कर दो, जैसे पहले उन बेवकूफों को किया था, आसिफ ने दांत पीसकर कहा। जुबैर का चेहरा और खराब हो गया। इन सालों में उसने अपनी हैसियत और स्टेटस के बल पर कई गलत काम किए थे। जो भी मंसूरी परिवार को नाराज करता, उसे किसी न किसी बहाने से मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन की जेल में डाल दिया जाता। लेकिन अब शिवम ने ये सुना तो वो भला कैसे बर्दाश्त करता? जुबैर, तूने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल तो हद कर दी, शिवम ने ठंडे लहजे में कहा। जुबैर के माथे पर तुरंत पसीना छलक आया। तू मेरे चाचा से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे करता है? आसिफ चिल्लाता रहा। जुबैर ने आसिफ को घूरा और डांटा, चुप कर, बकवास मत कर, मैंने कब वो सब किया? आसिफ ने हैरानी से कहा। चाचा, तुम्हें क्या हो गया? हमारी जेल में तो कई लोग हैं ना, और वो कुछ औरतें जो तुम्हें बहुत पसंद हैं। शिवम अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। वो पलक झपकते ही जुबैर के सामने पहुंच गया। जुबैर के रिएक्ट करने से पहले ही शिवम ने उसकी छाती पर एक जोरदार मुक्का मारा। पफ! जुबैर ने खून उबला और उसकी कई पसलियां टूट गईं। लेकिन शिवम यहीं नहीं रुका। उसने हथेली उठाई और एक ऊर्जा की लहर तेजी से आई। धम धम, उसके घुटनों से विस्फोट की आवाज आई। जुबैर का निचला शरीर अपंग हो गया। दर्द से जुबैर ने सिर उठाकर चीख मारी। ये खौफनाक मंजर देखना मुश्किल था। शिवम, तू इतना क्रूर है, जुबैर ने गुस्से में चिल्लाया। शिवम ने हंसा। ये क्रूरता है? क्या तूने कभी उन लोगों के दर्द के बारे में सोचा जिन्हें तूने सताया? जुबैर दर्द से लगभग रो पड़ा, लेकिन उसकी बची खुची समझ ने उसे बताया कि इस वक्त शिवम से भिड़ना ठीक नहीं, वरना शिवम उसे सचमुच मार डालेगा। मिस्टर शिवम, मुझे अपनी गलती का एहसास है। जुबैर ने जल्दी होश संभाला। मैं तुरंत सबको रिहा कर दूंगा। मैं मुआवजा देने को तैयार हूँ। शिवम ने जुबैर को ठंडे नजरों से देखा और उसके दिल में कत्ल की मंशा उठी। लेकिन आखिर में शिवम ने उसे मारा नहीं। आखिरकार नॉर्थ राजस्थान मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन एक बड़ा संगठन था। अगर इसका प्रेसिडेंट यूं ही मर गया तो हंगामा मच जाएगा। शिवम ने जुबैर को ठंडे लहजे में कहा, निकल जा, मैं तुझे चेतावनी देता हूँ। अगर मुझे पता चला कि तूने फिर कोई गलत काम किया तो मैं वादा करता हूं कि तुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। जुबैर ने दांत पीसकर तेजी से सिर हिलाया। हाँ, मैं समझ गया। बगल में खड़ा आसिफ डर से कांप रहा था। उसने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था। निचला शरीर फट गया। ये कैसी तकनीक थी? बहुत डरावनी। यहाँ से भाग, जुबैर ने आसिफ को घूरकर गुस्से में चिल्लाया। कुछ लोग हड़बड़ में जुबैर को उठाकर बाहर ले गए। प्राइवेट रूम से निकलते ही जुबैर ने हड़बड़ में चिल्लाया, हॉस्पिटल चलो। हॉस्पिटल... प्राइवेट रूम में जॉर्डी हैरान रह गया। शिवम काफी बेपरवाह दिख रहा था।
उसने जॉर्डी के लिए एक ग्लास वाइन डाला और बोला, तू अब कौन सा बिजनेस कर रहा है? तब जाकर जॉर्डी होश में आया और जल्दी से बोला, मैं अब स्टोन गैम्बलिंग का बिजनेस कर रहा हूँ। करीब आधे महीने में बिजनेस शुरू हो जाएगा। स्टोन गैम्बलिंग, शिवम ने सोचा। फिर उसने जॉर्डी को देखा और बोला, कल दीपंकर से मिलने जा, मैं उसे बता दूंगा। जॉर्डी ने जल्दी सिर हिलाया और बोला, ठीक है, मैं समझ गया। जॉर्डी ने ये खाना बहुत बेचैनी में खाया, क्योंकि उसकी नज़र में सामने बैठा शिवम अब वो शिवम नहीं था जो कभी उसके बराबर था। खाना खत्म होने के बाद दोनों अलग हुए। जाने से पहले शिवम ने जॉर्डी को पुकारा, अपनी प्रतिभा को बर्बाद न कर, अगर सचमुच नहीं चल रहा तो मेरे साथ आकर मेरी मदद कर, शिवम ने कहा। जॉर्डी ने मुस्कुराकर कहा, समझ गया मिस्टर शिवम। शिवम के कारनामों पर अब ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था। भले ही जुबैर को प्राइवेट रूम में अपंग कर दिया गया, लेकिन खबर फैल गई। शिवम लोगों की नजरों में एक बेकाबू शख्स बन गया। उसके हाई प्रोफाइल एक्शंस ने लोगों में खौफ पैदा कर दिया। ... दिल्ली में एक अंधेरे ऑफिस में कुछ साए छिपे हुए कुछ बात कर रहे थे। शिवम अब हमारी कंट्रोल से बाहर हो गया है, किसी ने पहले बोला। हमारी एसोसिएशन की सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकता, वरना मार्शल आर्ट्स की दुनिया में हमारी हुकूमत कमजोर पड़ जाएगी। ऐसे शख्स को या तो खत्म करना होगा या हमारे लिए इस्तेमाल करना होगा। भीड़ चुप हो गई। शिवम को एक कट्टरपंथी माना जा रहा था। इंतजार करते हैं, राठौर और भट्ट परिवार उसे खत्म कर देंगे। अगर वो फेल हो गए तो मुझे नहीं लगता कि वो फेल होंगे। एक अकेला शख्स इन दो बड़े परिवारों को नहीं गिरा सकता, कोई नहीं कर सकता। उन्होंने कुछ वाक्यों में निष्कर्ष निकाल लिया। ... अगले दिन शिवम ने मार्शल आर्ट्स फोरम पर तरह तरह की टिप्पणियां देखीं और उसके होठों पर ठंडी मुस्कान उभरी। इस दौरान मार्शल आर्ट्स फोरम पर टिप्पणियों की बाढ़ आ गई थी। अनगिनत टिप्पणियां शिवम को निशाना बना रही थीं, ताकि असली मास्टरमाइंड्स को अपने हाथ गंदे न करने पड़ें। जाहिर था कि कोई जानबूझकर चीजों को मैनिपुलेट कर रहा था। लगता है मेरिडियन सर्कुलेशन तकनीक हासिल करने के लिए कई लोग बेताब हैं, शिवम ने टिप्पणियां देखकर बार बार हंसा। उन्हें नहीं पता था कि शिवम के पास कोई कल्टिवेशन तकनीक थी ही नहीं। पर्दे के पीछे की गुप्त चालें शिवम को सबकी नजरों का केंद्र बना रही थीं। ये भी ठीक है, यही तो मैं चाहता हूँ, शिवम ने हंसा। एक इनर स्ट्रेंथ ग्रैंड मास्टर शिवम के लिए बेहद उपयोगी होगा। ये शिवम के लिए सबसे अच्छा और तेज कल्टिवेशन तरीका था। तो मैं बहाव के साथ चलता हूँ, शिवम ने फोन रखा। फिर वो कोची के लिए निकलने की तैयारी करने लगा। कोची जैसलमेर से बहुत दूर था, प्लेन से भी 7-8 घंटे लगते। इस वक्त सिन्हा परिवार कोची का नंबर 1 परिवार था। उन्होंने न सिर्फ पूरे कोची के मार्शल आर्टिस्ट्स को कंट्रोल किया था, बल्कि शहर की आधी से ज्यादा इकोनॉमिक लाइफलाइन भी उनके हाथ में थी। नमनदीप के पास 4-5 औरतें चीनी पोशाक में उसकी मसाज कर रही थीं। नमनदीप ने भी आंखें बंद करके मजे ले रहा था। पापा, शिवम हाल ही में बहुत चर्चा में है, बगल से एक नौजवान ने कहा। नमनदीप ने हंसा, किसी ने बस हवा बनाई है। हर साल कुछ लोग ऐसे ही हाइप नहीं होते। हाइप? नमनदीप के बेटे सूरज ने माथा सिकोड़कर कहा। आपका मतलब है कोई पैसे खर्च करके हाइप बना रहा है? नमनदीप ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया और बोला, हाँ, मार्शल आर्ट्स की दुनिया बाहर से आज़ाद लगती है, लेकिन असल में इसे भी कैपिटलिस्ट कंट्रोल करते हैं। बस थोड़ा हाइप चाहिए और वो कैपिटलिस्ट्स के लिए दौलत बना सकता है। सूरज को अचानक समझ आ गया। जैसा नमनदीप ने कहा, कैपिटलिस्ट्स हर साल कुछ नौजवानों को जीनियस कहकर हाइप करते थे, लेकिन ज्यादातर एक बार के लिए ही चमकते थे। पापा, लेकिन मैंने सुना है कि शिवम कोची आने वाला है, सूरज ने अचानक कुछ याद करते हुए कहा। कोची आया? ये सुनकर नमनदीप तुरंत कुर्सी से उठ बैठा। उसने हाथ हिलाकर उन औरतों को जाने का इशारा किया। फिर वो धीरे से खड़ा हुआ और खिड़की की ओर चला गया। वो कोची में क्या करने आया? नमनदीप की भौहें सिकुड़ी थीं। क्या वो हमारे लिए आया है? जहां तक मुझे पता है, शिवम ने 1 दर्जन से ज्यादा पीक इन स्ट्रेंथ ग्रैंड मास्टर्स को मारा है, सूरज ने गंभीर कहा। नमनदीप कुछ देर चुप रहा। हालांकि वो थोड़ा चिंतित था, लेकिन उसे यकीन था कि शिवम सिर्फ हाइप है। 1 दर्जन से ज्यादा इन स्ट्रेंथ ग्रैंड मास्टर्स को मारने की बात भी बकवास थी, बस उसे रोमांटिक करने के लिए। अगर वो सचमुच हमारे लिए आया है तो मुझे उसका स्वागत करना होगा, नमनदीप ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। सिन्हा परिवार की मौजूदा ताकत से वो ज्यादा से ज्यादा 10 इन स्ट्रेंथ ग्रैंड मास्टर्स बुला सकता था। उनमें से सिर्फ 5 पीक इन स्ट्रेंथ ग्रैंड मास्टर रियल में थे, और वो भी दिल्ली के पीक ग्रैंड मास्टर से काफी पीछे थे। लेकिन नमनदीप की नजरों में ये काफी था। जब नमनदीप सोच में डूबा था, तभी बाहर से कोई आया। मास्टर, बाहर कोई आपसे मिलना चाहता है, बटलर जैसे कपड़ों में एक आदमी ने झुककर कहा। मुझसे मिलने? कौन है? नमनदीप ने पूछा। बटलर ने कहा, पता नहीं। उसने कहा वो आपकी मदद करने आया है। मेरी मदद? नमनदीप ने भौहें उठाईं और ठंडी मुस्कान के साथ बोला,
मजेदार, नमनदीप ने दाढ़ी सहलाई और मुस्कुराया। फिर वो उठकर लिविंग रूम में चला गया। लिविंग रूम में एक आदमी बैठा था। इस आदमी की ऊर्जा छिपी हुई थी, तो वो आम इंसान जैसा लग रहा था। नमनदीप ने उसे देखा और पूछा, तू कौन है? वो आदमी पहले खड़ा हुआ। उसने नमनदीप को हाथ जोड़ा और सीधे मुद्दे पर आया, शिवम आया है। नमनदीप ने हंसा, बस यही बताने आया है। वो आदमी बोला, शिवम तुम्हें मारने आया है। ये सुनकर नमनदीप जोर से हंसा। मुझे मारने? क्या उसमें वो दम है? ये तो बकवास है। अगर वो मुझे छलांग के लिए इस्तेमाल करना चाहता है तो पहले देख ले कि उसमें कितना दम है। वो आदमी ठंडे नजरों से नमनदीप को देखकर बोला, मिस्टर नमनदीप, शिवम के लिए तुम्हें मारना आसान होगा। ये शब्द सुनकर नमनदीप भड़क उठा। तुझे पता है तू क्या बोल रहा है? नमनदीप ने गुस्से में चिल्लाया। वो आदमी न घबराया न जल्दबाजी दिखाए। वो ठंडे लहजे में बोला, तुम्हारी बात छोड़ो, मुझे भी यकीन नहीं कि मैं शिवम को हरा सकता हूँ। अच्छा, तो तू कह रहा है तू मुझसे ऊपर है? नमनदीप की ऊर्जा अचानक फटी और एक जबरदस्त कत्ल की मंशा भड़क उठी। हाँ, वो आदमी नमनदीप से जरा भी नहीं डरा, बल्कि वो बेहद शांत था। नमनदीप ने हंसा, तो चल मुझे तेरी काबिलियत का स्वाद चखने दे। इतना कहकर नमनदीप ने मुट्ठी बांधी और उठाए। गूंजती हुई आवाजें आईं। हुश! नमनदीप की दोनों मुट्ठियां ऊर्जा से लिपटी थीं और सीधे उस आदमी के महत्वपूर्ण अंग की ओर गईं। लेकिन ये ताकतवर मुक्का उस आदमी ने आसानी से पकड़ लिया। उसने बस हाथ उठाकर नमनदीप का मुक्का रोक लिया। अच्छा, नमनदीप का चेहरा बदल गया। वो जवाबी हमला करने वाला था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उस आदमी ने हल्के से मुंह खोला और एक लैंडस्केप पेंटिंग जैसा सील गड़गड़ाहट के साथ बाहर निकला। ये दैवीय सील हवा में जमा हुआ और एक प्राचीन ऊर्जा फैल गई। ये प्राचीन काल की ऊर्जा थी। पल में नमनदीप का पूरा शरीर हिल नहीं सका। उसका शरीर जैसे सील हो गया हो और वो जमीन पर दब गया। आह! नमनदीप ने सिर उठाकर गुस्से में चीख मारी। उसने छटपटाने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर पर दबा दैवीय सील जरा भी नहीं हिला। बेकार है, तू नहीं छूट सकता, वो आदमी ठंडे लहजे में बोला। नमनदीप को इस दैवीय सील की डरावनी ताकत का एहसास हुआ। उसने विरोध छोड़ दिया और ठंडे लहजे में पूछा, तू कौन है? वो आदमी बेपरवाह बोला, मैं हूँ होंग यी सेक्ट का एल्डर प्रभुनाथ। होंग यी सेक्ट? ये सुनकर नमनदीप का चेहरा अचानक बदल गया। हालांकि ये संगठन कई सालों से इंडिया छोड़ चुका था, लेकिन इसने कई किंवदंतियां छोड़ी थीं। कहा जाता था कि जब वो इंडिया से निकले तो अनगिनत खजाने ले गए, जिनमें तरह तरह की जड़ी बूटियां, दैवीय आर्टिफैक्ट्स, मार्शल आर्ट्स तकनीकें वगैरह शामिल थीं। और ये संगठन हमेशा इंडिया के लिए सिरदर्द रहा था, क्योंकि वो इतने रहस्यमय और फुर्तीले थे। होंग यी सेक्ट, तुझे डर नहीं कि मैं तुझे ऑफिशियल्स के हवाले कर दूं? नमनदीप ने हंसा। प्रभुनाथ ने कहा, मिस्टर नमनदीप स्मार्ट आदमी हैं। मुझे यकीन है आप ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, नमनदीप ने भौं उठाए और बोला, मुझे सुनना है कि तेरा ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? प्रभुनाथ ने नमनदीप को ठंडे लहजे में देखा और बोला, ये एक आपसी फायदे का सौदा होगा। मैं न सिर्फ तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, बल्कि तुम्हारे दुश्मन शिवम को भी खत्म करने में मदद कर सकता हूँ। जब तुम शिवम को मारकर राठौर परिवार के सामने क्रेडिट लोगे तो मुझे यकीन है कि राठौर परिवार तुम्हें ऑफिशियल से ज्यादा बड़ा इनाम देगा। नमनदीप थोड़ा चुप रहा, फिर ठंडी मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, तूने मुझे मना लिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि तू खुद क्यों नहीं हाथ उठाता। प्रभुनाथ ने सिर हिलाया और बोला, हमारा संगठन हाल ही में इंडिया के ऑफिशियल्स के निशाने पर है, तो हम ज्यादा हाई प्रोफाइल नहीं हो सकते। ठीक है, नमनदीप ने और हिचक नहीं की। तो मुझे क्या करना होगा? प्रभुनाथ ने ठंडे लहजे में कहा, शिवम को मारने से पहले मुझे उससे कुछ चाहिए। मेरिडियन सर्कुलेशन तकनीक? नमनदीप ने अंदाजा लगाया। प्रभुनाथ ने सिर हिलाया और बोला, ये तो बस एक चीज है। मेरे पास उससे भी जरूरी चीज है। प्रभुनाथ की जरूरी चीज थी शिवम का शरीर। कैओटिक बॉडी का आकर्षण मेरिडियन सर्कुलेशन तकनीक से कहीं ज्यादा था। दोनों की बात बन गई और उन्होंने तुरंत समझौता कर लिया। इस वक्त शिवम अभी अभी प्लेन से उतरा था। कोची आने का उसका पहला मकसद था नमनदीप को मारना और उमन का बदला लेना। दूसरा मकसद था कि शिवम उत्तर से दक्षिण की ओर जाना चाहता था। जब से राठौर परिवार ने मार्शल आर्ट्स फोरम पर ऐलान किया था, उत्तर के लगभग सारे सेक्ट्स ने राठौर परिवार के दावत में हिस्सा लेने की पहल की थी। शिवम के लिए इसमें दखल देना शायद अवास्तविक था, इसलिए शिवम ने अपनी नजरें दक्षिणी मार्शल आर्ट्स की दुनिया पर टिका दी। शिवम के पास वक्त कम था, तो उसे जल्दी से जल्दी हरकत में आना था। चलो सिन्हा परिवार से शुरू करते हैं। शिवम की नजरें ठंडी थीं, जैसे दिसंबर की सर्द हवा। शिवम ने बिना वक्त गंवाए तुरंत टैक्सी ली और सीधा सिन्हा परिवार के घर की ओर बढ़ गए। कोची का सबसे बड़ा कुलीन परिवार होने के नाते सिन्हा परिवार का घर बेहद शानदार था। जब शिवम वहां पहुंचे तो उन्हें देखकर हैरानी हुई कि सिन्हा परिवार का घर पूरी तरह से सुनसान था। लगता है उन्हें पहले ही खबर मिल गई थी, शिवम ने ठंडी हंसी के साथ कहा।
उन्होंने अपनी दिव्य चेतना को फैलाया और जल्दी ही कुछ आकृतियों को पकड़ लिया। सिन्हा परिवार के घर के छिपे हुए हिस्से में कुल 3 आंतरिक शक्ति के ग्रैंड मास्टर थे, और उनमें से एक उस समय हॉल में मौजूद था। शायद वह नमनदीप था। 3 आंतरिक शक्ति के ग्रैंड मास्टर कोई बड़ी बात नहीं। शिवम ने सिन्हा परिवार के घर की ओर कदम बढ़ाए। रास्ता बिल्कुल साफ था। कुछ ही कदमों में वे सिन्हा परिवार के लिविंग रूम में पहुंच गए। नमनदीप चाय की चुस्कियां ले रहे थे और बेहद खुश नजर आ रहे थे। शिवम के आने से वे जरा भी हैरान नहीं हुए। शिवम, तुम सचमुच मेरे लिए आए? नमनदीप ने अपनी चाय की प्याली नीचे रखते हुए उदासीनता से कहा। शिवम ने नमनदीप को ठंडी नजरों से देखा और बोले, यान जियांग तुम्हारे हाथों मरा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? अच्छा। नमनदीप ने भौहें उठाईं। तुम अकेले मेरे घर में घुस आए। क्या तुम्हें यहाँ मरने का डर नहीं? शिवम ने तंज कसते हुए कहा, तुम मेरे लिए कोई खतरा नहीं हो। हा। नमनदीप जोर से हंस पड़े। मार्शल आर्ट्स फोरम पर तुम्हारी चर्चाएं थमने का नाम नहीं लेती। लोग कहते हैं कि तुम 1000 साल में एक बार जन्म लेने वाला जीनियस हो। मैं, नमनदीप, आज तुम्हारी ताकत को आजमाना चाहता हूँ। नमनदीप धीरे धीरे खड़े हुए। उनके शरीर की ऊर्जा तुरंत अपने चरम पर पहुंच गई। आंतरिक शक्ति के ग्रैंड मास्टर की चरम अवस्था बेहद भयावह थी, जिससे पूरा कमरा गूंजने और कांपने लगा। शिवम के पैरों तले की जमीन टूटने लगी और उसमें दरारें पड़ने लगीं। एक जबरदस्त दबाव फैलने लगा। कोई कमजोर व्यक्ति शायद इस दबाव में कुचल जाता। आओ, मुझे दिखाओ कि तुम जैसे जीनियस में कितना दम है। नमनदीप ने गुस्से में चिल्लाते हुए अपनी मशहूर ट्विन ड्रैगन फिस्ट का इस्तेमाल किया। जैसे ही ट्विन ड्रैगन फिस्ट सामने आई, कानों में ड्रैगन की दहाड़ गूंजने लगी। स्विश स्विश, 2 ऊर्जा की धाराएं तेज प्रवाह के साथ शिवम की ओर बढ़ीं। शिवम का चेहरा शांत था और उसमें कोई भाव नहीं दिखा। उन्होंने बेफिक्री से अपना हाथ उठाया और अपनी हथेली की ताकत से उन 2 ऊर्जा धाराओं को बिखेर दिया। नमनदीप की आंखों में हैरानी की चमक उभरी और फिर वे चिल्लाए, लगता है अफवाहें सच हैं। तुम में सचमुच दम है। शिवम ने ठंडे लहजे में कहा, मेरे पास तुम्हारे साथ वक्त बर्बाद करने का समय नहीं है। तुम्हें मारना मेरा मकसद है। ये कहते ही शिवम के शरीर पर सुनहरी किरणें चमकने लगीं। ये बेइंतहा शक्तिशाली ऊर्जा शिवम को केंद्र में रखकर तेजी से चारों ओर फैलने लगी। इस ऊर्जा को महसूस करने के बाद नमनदीप का चेहरा अचानक बुरी तरह बदल गया। क्या ये सचमुच किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा थी जो अभी अभी आंतरिक शक्ति के ग्रैंड मास्टर की अवस्था में पहुंचा था? स्वूश! शिवम का इरादा जरा भी देर करने का नहीं था। उन्होंने श्रिंकिंग ग्राउंड इनटू एन इंच तकनीक का इस्तेमाल किया और एब्सोल्यूट बिगिनिंग सेक्रेड फिस्ट पलक झपकते ही नमनदीप के सामने प्रकट हो गई। इस जबरदस्त ताकत को महसूस करने के बाद नमनदीप का दिल जोर से धड़क उठा। ये ताकत नमनदीप की समझ से कहीं परे थी। बूम! इस मौके से बचने का कोई रास्ता नहीं था। एक चमकदार और तेजस्वी रोशनी चमकी। नमनदीप ने जल्दबाजी में जवाब देने की कोशिश की और अपनी सारी तकनीकों का इस्तेमाल किया, लेकिन इन 2 शक्तिशाली मुखों के सामने वे कुछ न कर सके। बूम! नमनदीप का शरीर एब्सोल्यूट बिगिनिंग सेक्रेड फिस्ट से टकराया। उनका पूरा शरीर सिन्हा परिवार के घर की कई दीवारों को तोड़ता हुआ चला गया। शानदार सिन्हा परिवार का घर अब और नहीं टिक सका और धीरे धीरे ढहने लगा, मानो भूकंप आ गया हो। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। नमनदीप के मुंह से खून टपक रहा था और वे मलबे से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनकी आंखों में डर भरा था। उनकी छाती पर दरारें पड़ गई थीं। ये था उनका सुरक्षात्मक कवच, सिन्हा परिवार का गुप्त खजाना। दशकों से नमनदीप ने इसे कभी नहीं उतारा, लेकिन अब यह इस एक मौके से टूट गया। कुछ ही महीनों में वह इतनी तेजी से कैसे तरक्की कर गया? नमनदीप ने अपने मुंह का कोना पोंछते हुए भीतर से डर महसूस किया। अगर प्रभुनाथ ने जादुई हथियार न भेजा होता तो आज वे मौत से नहीं बच पाते। वह मरा नहीं। शिवम ने हल्के से भौहें सिकुड़ी। ठीक है, तुम्हें ऐसे ही मार देना वाकई अफसोसजनक होता, शिवम ने धीरे से बुदबुदाया। अगले ही पल उन्होंने फिर से श्रिंकिंग ग्राउंड इनटू एन इंच का इस्तेमाल किया और पलक झपकते ही नमनदीप के सामने प्रकट हो गए। जैसे ही शिवम हेवन स्वॉलोइंग टेक्निक का इस्तेमाल करने वाले थे, नमनदीप ने अचानक अपना मुंह खोला। उनके मुंह से एक दिव्य सील चित्र निकला। हो! शिवम की आंखों में हैरानी की चमक उभरी। इससे पहले कि वे होश संभाल पाते, वह दिव्य सील हवा में बड़ा और बड़ा होता गया। आखिरकार ये हैरान करने वाली विशालता में बदल गया। बकवास, देखो मैं इसे एक मुक्के से तोड़ देता हूँ। शिवम ने अपनी सुनहरी मुट्ठियों से बेफिक्री से उस पर प्रहार किया। बूम! एब्सोल्यूट बिगिनिंग सेक्रेड फिस्ट के तहत वह दिव्य सील हल्के से हिल गई। ये दृश्य दोनों पक्षों को हैरान कर गया। शिवम हैरान थे कि यह मुक्का उस दिव्य सील को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका, और अंधेरे में छिपे प्रभुनाथ हैरान थे कि शिवम का मुक्का उस दिव्य सील को थोड़ा हिला सका। ऐसी ताकत वाकई अनसुनी है। प्रभुनाथ की आंखें उत्साह से चमक उठीं। जैसे ही दिव्य सील धीरे धीरे शिवम को दबाने लगी, उनके शरीर पर दबाव की लहर महसूस होने लगी।
शिवम ने हार नहीं मानी और फिर से अपनी मुट्ठी बांधकर उस पर प्रहार किया। रंबल, इस शक्तिशाली प्रहार ने वाकई उस दिव्य सील को कुछ कदम पीछे धकेल दिया। हालांकि यह केवल कुछ मिलीमीटर था, फिर भी इसने नमनदीप और प्रभुनाथ को बहुत हैरान कर दिया। ये जानना जरूरी है कि जब नमनदीप ने इस दिव्य सील का सामना किया था तो उनके पास कोई जवाबी ताकत नहीं थी। कम भक्त, ये लड़का तो राक्षस है, नमनदीप ने मन ही मन गाली दी। हालांकि शिवम का शक्तिशाली मुक्का बेजोड़ था, लेकिन ये दिव्य सील सैकड़ों सालों से चली आ रही गुप्त खजाना थी। यहाँ तक कि शिवम भी इसका मुकाबला नहीं कर सके। दिव्य सील 5 उंगलियों वाले पहाड़ की तरह नीचे दबा और शिवम को जमीन पर दबा दिया। स्वूश, दिव्य सील ने रोशनी के साथ चमक दिखाए और ऐसा लगा जैसे उसने एक अतिरिक्त सील की परत जोड़ दी हो, जिसने शिवम को जमीन पर मजबूती से दबा दिया। चाहे शिवम ने कितना ही जोर लगाया, वह दिव्य सील अब जरा भी प्रभावित नहीं हुई। ये देखकर नमनदीप ने आखिरकार राहत की सांस ली। शुक्र है, मेरे पास ये खजाना था। नमनदीप ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए राहत महसूस की। वे जल्दी से शिवम के सामने पहुंचे और अपना पैर उठाकर शिवम के चेहरे पर मारा। कम भक्त, तुमने मुझे डरा दिया, मैं तुम्हारे हाथों लगभग मर ही गया था, नमनदीप ने माथे का पसीना पोंछते हुए गाली दी। शिवम ने नमनदीप को ठंडी नजरों से देखा और एक शब्द नहीं बोला। मिस्टर प्रभुनाथ, अब आप बाहर आ सकते हैं, नमनदीप ने अंधेरे की ओर चिल्लाया। उनके शब्द खत्म होने से पहले ही एक आदमी अपने हाथ पीछे बांधे हुए तेजी से बाहर निकला। वह जल्दी से शिवम के पास पहुंचा और हल्के से सिर हिलाया। शिवम, तुम पहले इंसान हो जिसने इस दिव्य सील चित्र को हिला दिया। शिवम को उनकी बकवास सुनने का मूड नहीं था। इसके बजाय उन्होंने ठंडे लहजे में पूछा, तुम कौन हो? होंग यी सेक्ट का प्रभुनाथ, प्रभुनाथ ने उदासीनता से कहा। फिर से होंग यी सेक्ट? शिवम ने तंज कसते हुए कहा। अगर मिस्टर प्रभुनाथ न होते तो शायद मैं आज यहाँ मर गया होता, नमनदीप ने बगल से ठंडे लहजे में कहा। शिवम ने नमनदीप को अनदेखा किया और प्रभुनाथ को ठंडी नजरों से देखते हुए बोले, होंग यी सेक्ट वाकई जिद्दी है। प्रभुनाथ गुस्सा नहीं हुए। उन्होंने बेफिक्री से मुस्कुराते हुए कहा, शिवम, सच कहूं तो होंग यी सेक्ट में हर कोई तुम्हारी तारीफ करता है और हमने तुम्हें कई बार न्योता भी भेजा है। इस बार मैं तुम्हें एक और मौका दे सकता हूं। अगर तुम होंग यी सेक्ट में शामिल होने को तैयार हो तो मैं न केवल तुम्हारी जान की गारंटी दूंगा, बल्कि तुम्हें होंग यी सेक्ट का एल्डर भी बनाऊंगा, प्रभुनाथ ने उदासीनता से कहा। ये सुनकर बगल में खड़े नमनदीप तुरंत घबरा गए। वे जल्दबाजी में बोले, मिस्टर प्रभुनाथ, इसे मरना ही चाहिए। अगर यह नहीं मरा तो मैं मर जाऊंगा। प्रभुनाथ ने नमनदीप की ओर देखा और फिर कहा, शिवम, अगर तुम होंग यी सेक्ट में शामिल होने को तैयार हो तो मैं तुम्हारे लिए नमनदीप को मार सकता हूं। नमनदीप का चेहरा तुरंत बदल गया। उन्होंने प्रभुनाथ को घूरते हुए चिल्लाया, प्रभुनाथ, तुम वादा तोड़ रहे हो। तुम पुल कैसे जला सकते हो? प्रभुनाथ ने तंज कसते हुए कहा, पुल जलाना? तुम्हारी काबिलियत तुम्हारी कीमत तय करती है। मेरी नज़र में तुम्हारी अब कोई कीमत नहीं है। नमनदीप इतने गुस्से में थे कि कांप रहे थे। उनके भीतर से एक तेज हत्या की भावना फूटी, लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे कि वे प्रभुनाथ के मुकाबले में नहीं थे। अगर सचमुच लड़ाई हुई तो वे निश्चित रूप से हार जाते। इसलिए इस पल में नमनदीप केवल शिवम पर अपनी उम्मीद टिका सकते थे, यह आशा करते हुए कि शिवम प्रभुनाथ का न्योता ठुकरा देगा। क्या ख्याल है, चाहे तुम कोई भी शर्त रखो, होंग यी सेक्ट तुम्हें देगा, प्रभुनाथ ने आगे कहा। तुम्हारी प्रतिभा के साथ तुम कुछ सालों तक विदेश में पढ़ाई कर सकते हो। जब तुम लौटोगे तो दिल्ली का राठौर परिवार भी तुम्हारे सामने कुछ नहीं होगा। ऐसी ऊंची तारीफ वाकई हैरान करने वाली थी। दिव्य सील के नीचे दबे शिवम के चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी। जब तुमने नमनदीप को धोखा दिया तो तुम निश्चित रूप से मुझे भी धोखा दोगे, शिवम ने ठंडे लहजे में कहा। प्रभुनाथ ने बार बार हाथ हिलाया और कहा, नहीं नहीं नहीं, तुम उससे अलग हो। ये कहते हुए प्रभुनाथ ने नमनदीप की ओर देखा और कहा, नमनदीप अपनी जिंदगी भर कोची जैसे छोटे शहर में ही रह सकता है। अभी वह अपनी जिंदगी के चरम पर है, लेकिन तुम अलग हो शिवम। तुम इतने जवान हो और तुम में असीमित संभावनाएं हैं। तुम्हारी खास शारीरिक बनावट अनगिनत संभावनाओं से भरी है। अगर तुम चाहो तो भविष्य में होंग यी सेक्ट का नेता बनना भी मुमकिन है। प्रभुनाथ का प्रस्ताव वाकई लुभावना था, यहाँ तक कि बगल में खड़े नमनदीप को भी जलन होने लगी। होंग यी सेक्ट का नेता, वह जो दौलत नियंत्रित करेगा, वह शीर्ष कुलीन परिवारों से जरा भी कम नहीं होगी। क्या ख्याल है शिवम, क्या तुम होंग यी सेक्ट में शामिल होने को तैयार हो? प्रभुनाथ ने पूछा। शिवम ने तंज कसते हुए कहा, हमारे मकसद अलग हैं। मेरे लिए दौलत सिर्फ सांसारिक चीज है, और होंग यी सेक्ट का नेता, वह तो बात करने लायक भी नहीं। अगर मैं चाहूं तो भविष्य में मैं निश्चित रूप से होंग यी सेक्ट से भी बड़ा एक कुलीन परिवार या सेक्ट बना सकता हूं। प्रभुनाथ गुस्सा नहीं हुए। उन्होंने अपने हाथ पीछे बांधे और उदासीनता से कहा, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं शिवम।
तुम्हारा एकमात्र मकसद अभी राठौर परिवार की सबसे बड़ी बेटी मोनिका है ना? शिवम ने कुछ नहीं कहा, जो एक तरह से सहमति थी। प्रभुनाथ ने ठंडे लहजे में हंसा और कहा, बड़े लोग एक मामूली औरत की परवाह नहीं करते। 100 साल बाद वे सिर्फ कंकाल होंगी। भविष्य में हर तरह की औरतें तुम्हारे पैरों में झुकेंगी। राठौर परिवार की बेटी की परवाह क्यों करना? शिवम ने ठंडे लहजे में कहा, इसलिए मैंने कहा कि हमारे मकसद अलग हैं। वह मेरी एकमात्र है, और अगर मोनिका ना होती तो मैं आज यहाँ नहीं होता। अगर मैं अपने मददगार को धोखा दूं तो मुझमें और एक जानवर में क्या फर्क रह जाएगा? ये शब्द सुनकर प्रभुनाथ का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उन्होंने शिवम को ठंडी नजरों से देखा और कहा, तो तुमने ठान लिया है कि मुझे ठुकराओगे? हाँ, शिवम ने बिना हिचकिचाए कहा। शिवम का जवाब सुनकर बगल में खड़े नमनदीप ने आखिरकार राहत की सांस ली। मिस्टर प्रभुनाथ, जल्दी से इसे मार डालो। इसके साथ बकवास करने की कोई जरूरत नहीं। नमनदीप ने डरते हुए कि शिवम अपना मन बदल लेगा, जल्दबाजी में कहा। प्रभुनाथ ने नमनदीप को अनदेखा किया। इसके बजाय उन्होंने शिवम को ठंडी नजरों से देखा और कहा, क्या तुमने कभी सोचा कि अगर तुमने मना किया तो तुम आज यहाँ मर जाओगे? अगर तुम मर गए तो आदर्शों की बात करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। शिवम ने भौहें उठाईं और कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं मरूंगा। अच्छा। प्रभुनाथ का चेहरा पूरी तरह से ठंडा हो गया। मैं मानता हूं कि तुम में प्रतिभा है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तुम बड़ा हो सको। अभी तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम डींग मार सको। ये कहते हुए प्रभुनाथ ने अपनी मुट्ठी बांध ली और खड़े हो गए। एक भयावह ऊर्जा शिवम के चेहरे की ओर बढ़ रही थी। इस मुक्के की ताकत नमनदीप से कहीं ज्यादा थी। मुक्का पहुंचने से पहले ही उसकी हवा ने जमीन को चकनाचूर कर दिया। क्लैंग। मुक्का शिवम के चेहरे पर मजबूती से लगा, लेकिन प्रभुनाथ को हैरानी हुई कि इससे शिवम के चेहरे पर सिर्फ एक हल्का सा निशान पड़ा। उनकी हड्डियां और नसें टूटना तो दूर, उनकी त्वचा तक नहीं फटी। कितना मजबूत शरीर! प्रभुनाथ ने मन ही मन तारीफ की। इससे उनकी इच्छा और बढ़ गई कि वे शिवम को अपने साथ लें। शिवम, क्या तुम सचमुच इस पर विचार नहीं करोगे? प्रभुनाथ ने ठंडे लहजे में पूछा। तुम बहुत बकवास करते हो, शिवम ने ठंडे लहजे में कहा। ठीक है। प्रभुनाथ ने अपना हाथ बढ़ाया और एक लंबी तलवार अचानक हवा में प्रकट हो गई। ये तलवार होंगली सेक्ट का खजाना थी। हालांकि यह शिवम की कांस्य तलवार जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन यह निश्चित रूप से किसी साधारण हथियार से तुलना नहीं की जा सकती थी। चाहे तुम्हारा शरीर कितना ही मजबूत हो, मैं तुम्हें मार सकता हूं। प्रभुनाथ ने ऊपर से नीचे देखते हुए तलवार को शिवम की नाक की नोक पर रखा। उनकी हथेली से एक हल्की रोशनी फूटी। ये रोशनी और तलवार एक साथ मिल गईं और तुरंत एक असाधारण चमक पैदा की। तलवार को और मजबूती मिली और वह बेइंतहा तेज हो गई। मुझे करने दो, नमनदीप ने स्वेच्छा से कहा। प्रभुनाथ ने उनकी ओर देखा और फिर तलवार नमनदीप को सौंप दी। याद रखो, ज्यादा त्वचा को नुकसान मत पहुंचाना, प्रभुनाथ ने याद दिलाया। नमनदीप ने सिर हिलाया और कहा, मिस्टर प्रभुनाथ, चिंता मत करो। ये कहते हुए उन्होंने तलवार पकड़ी और शिवम की ओर बढ़े। शिवम, क्या तुम यान जियान का बदला नहीं लेना चाहते? हाँ, मैं तुम्हें अब उसके पास भेजता हूँ। नमनदीप के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। शिवम ने नमनदीप को नजरअंदाज किया और कहा, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? नमनदीप जोर से हंसे और बोले, अभी तुम हिल भी नहीं सकते। तुम क्या कर लोगे? शिवम का चेहरा शांत था और उन्होंने उदासीनता से कहा, क्या तुमने कभी उस जादू के बारे में सुना है जो खास तौर पर दिव्य चेतना पर काम करता है? हो! नमनदीप स्तब्ध रह गए। डिवाइन जजमेंट। इससे पहले कि नमनदीप कुछ समझ पाते, शिवम ने अपना जादू चला दिया। पलक झपकते ही नमनदीप का दिमाग ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिरी हो। मानो शिवम की भौहों के बीच से एक सुनहरी तलवार निकली हो और सीधे नमनदीप की दिव्य चेतना की ओर बढ़ी। पफ! पलक झपकते ही नमनदीप की दिव्य चेतना हवा में गायब हो गई। ये था डिवाइन जजमेंट, वह तकनीक जिसका इस्तेमाल शिवम ने इवान के खिलाफ किया था। चाहे तुम्हारा शरीर कितना ही मजबूत हो, डिवाइन जजमेंट के सामने उसकी कोई कीमत नहीं थी। और शिवम, जिन्होंने स्वर्ग की सीढ़ी पर कदम रखा था, उनकी दिव्य चेतना की ताकत नमनदीप से कहीं ज्यादा थी। बूम! नमनदीप का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। प्रभुनाथ का चेहरा बुरी तरह बदल गया। उन्हें और भी बेचैनी होने लगी। अब तुम्हारी बारी है, शिवम ने सिर उठाकर तंज कसते हुए कहा। प्रभुनाथ को पता था कि कुछ गलत हो गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शिवम के पास इतने हथकंडे होंगे। डिवाइन जजमेंट। इससे पहले कि प्रभुनाथ कुछ समझ पाते, शिवम ने फिर से डिवाइन जजमेंट का इस्तेमाल किया। शिवम की भौहों के बीच अचानक रोशनी चमकी और एक तेज तलवार बेहद तेज गति से प्रभुनाथ की ओर बढ़ी। अरे नहीं! प्रभुनाथ ने लापरवाही नहीं बरती और जल्दी से पीछे हटे। हालांकि डिवाइन जजमेंट बहुत तेज था। भले ही प्रभुनाथ तेज थे, फिर भी वे तलवार से कट गए। स्लैश! प्रभुनाथ का सिर ऐसा लगा जैसे उस पर भारी प्रहार हुआ हो। हालांकि शिवम को हैरानी हुई कि इस हमले ने प्रभुनाथ की जान नहीं ली।
इसने केवल उनकी दिव्य चेतना को नुकसान पहुंचाया। शिवम, होंगी सेक्ट इस दुश्मनी को याद रखेगा। अगली बार होंगी सेक्ट तुम पर जरा भी रहम नहीं करेगा, प्रभुनाथ ने कहा और जल्दी से भाग गए। शिवम के शरीर पर दबा हुआ दिव्य सील भी हटा लिया गया। जब तक शिवम ने अपनी आज़ादी दोबारा हासिल की, प्रभुनाथ पहले ही गायब हो चुके थे। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं उसे मार नहीं सका, शिवम ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। जैसा कि उम्मीद थी, दुनिया में कोई अजय जादू नहीं था। हालांकि शिवम का निशाना प्रभुनाथ नहीं बल्कि नमनदीप था। नमनदीप को मारने के बाद शिवम ने उनकी लाश को सिन्हा परिवार के गेट पर लटका दिया, फिर मुड़कर चले गए। उनके इस कदम ने निश्चित रूप से कोची शहर के सभी सेक्ट्स को डर से भर दिया। सिन्हा परिवार, जो सालों से कोची पर हावी था, बस ऐसे ही ढह गया। शिवम को कोची छोड़ने की जल्दी नहीं थी। उनकी योजना अभी पूरी तरह शुरू नहीं हुई थी, इसलिए वे जल्दी में नहीं थे। उसी रात शिवम ने एक होटल ढूंढा और वहां रुक गए। रात में शिवम ने मार्शल आर्ट्स फोरम पर राठौर परिवार जैसा एक पोस्ट डालने की कोशिश की। आज से शिवम दुनिया के सभी संतों को भर्ती करेगा। इसके बाद शिवम ने एक बेहद भावनात्मक पोस्ट लिखा। वर्तमान में शिवम मार्शल आर्ट्स फोरम पर एक हॉट टॉपिक बन चुके थे। उनसे जुड़ा कोई भी पोस्ट लगभग हमेशा ध्यान खींचता था, इसलिए ये पोस्ट जल्दी ही सनसनी बन गया। अनगिनत कमेंट्स की बाढ़ आ गई। शिवम वाकई एक सेक्ट बनाना चाहते हैं? क्या वे राठौर परिवार से सीधे टक्कर लेना चाहते हैं? शिवम एकमात्र ऐसे इंसान हैं जो एक कुलीन परिवार को चुनौती देने की हिम्मत रखते हैं। वे निचले वर्ग की ताकत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इतना ही नहीं, वे डिवाइन अल्केमिस्ट पेविलियन के एल्डर भी हैं और स्वर्ग की सीढ़ी से प्राप्त मेरिडियन सर्कुलेशन टेक्निक के मालिक हैं। सच कहूं तो मैं थोड़ा उत्साहित हूं। कमेंट्स मिले जुले थे। कुछ लोग उत्साहित थे जबकि कुछ स्वाभाविक रूप से आशावादी नहीं थे। जब सभी लोग जोर शोर से चर्चा कर रहे थे, एक व्यक्ति जिसका आईडी नील था ने नीचे एक कमेंट पोस्ट किया। सब लोग अच्छी तरह सोच लो, जो कोई भी शिवम से जुड़ा है वह भट्ट परिवार और राठौर परिवार का दुश्मन है, और शिवम अब ज्यादा दिन जिएगा नहीं। 4 महीने बाद मेरी और मोनिका की शादी में मैं व्यक्तिगत रूप से शिवम को मारकर एक शुभ उपहार दूंगा। इस कमेंट के प्रकट होते ही कमेंट्स तुरंत एक तरफा हो गए। जो लोग पहले शिवम का समर्थन कर रहे थे वे तुरंत हतोत्साहित हो गए। कुछ लोग तो डर की वजह से अपने कमेंट्स डिलीट करने लगे, क्योंकि उन्हें डर था कि वे इस बड़े कुलीन परिवार के निशाने पर आ जाएंगे। सबके रवैये को देखकर शिवम ने कड़वी मुस्कान दी। उन्होंने अपना हाथ नीचे रखा और धीरे से आह भरी। लगता है मैंने इन कुलीन परिवारों की लोगों के दिलों में अहमियत को कम आंका। हर कोई कुलीन परिवारों के ऊंचे और शक्तिशाली होने का आदी था। कौन उस जोखिम को उठाना चाहेगा? मार्शल आर्ट्स फोरम वाकई कोई कारगर तरीका नहीं है, शिवम ने मन में सोचा। हालांकि शिवम ने बार बार दुनिया को हैरान करने वाले काम किए थे, लेकिन वास्तव में इससे कुलीन परिवारों पर कोई असर नहीं पड़ा था। राठौर और भट्ट परिवारों ने अभी तक अपने तुरुप के पत्ते नहीं खेले थे, वरना शिवम आज तक कैसे जिंदा रह पाता। शिवम उस रात सो नहीं सके। वे मार्शल आर्ट्स फोरम पर तरह तरह के कमेंट्स और खबरें देखते रहे और उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। देर रात मार्शल आर्ट्स फोरम अभी भी गुलजार था। तभी एक और पोस्ट डाला गया। इस पोस्ट का कंटेंट और भी हैरान करने वाला था। पोस्ट डालने वाला मार्शल आर्ट्स फोरम का मैनेजर था। पोस्ट का शीर्षक था नए युग का अग्रणी युवा, और पोस्ट का मुख्य पात्र वास्तव में नील था। नील ने आज ब्रेक थ्रू किया और हाफ सटेप मार्शल मार्क्विस रियलम में कदम रखा। हाफ सटेप मार्शल मार्क्विस रियलम। हालांकि यह वास्तव में मार्शल मार्क्विस रियलम नहीं था, लेकिन जैसे ही कोई मार्शल मार्क्विस शब्द से जुड़ा, उनके और आंतरिक शक्ति के ग्रैंड मास्टर रियलम के बीच का अंतर बहुत बड़ा हो जाता था। जितना ऊंचा रियलम उतना ही स्पष्ट अंतर होता था। एक आंतरिक शक्ति का ग्रैंड मास्टर 100 आंतरिक शक्ति के पास्ट मास्टर्स को मार सकता था, लेकिन अगर पर्याप्त आंतरिक शक्ति के पास्ट मास्टर्स हों तो जीत की थोड़ी सी संभावना अभी भी रहती थी। लेकिन एक मार्शल मार्क्विस के सामने चाहे कितने भी आंतरिक शक्ति के पास्ट मास्टर्स हों, जीत की कोई संभावना नहीं थी। शिवम ने थ्रेड को पढ़ना जारी रखा और उसमें नील का एक खास इंटरव्यू का वीडियो था। वीडियो में नील ने पहले अपनी कल्टिवेशन यात्रा की मुश्किलों को बताया, और जल्द ही नील ने बात का रुख शिवम की ओर मोड़ दिया। मिस्टर नील, आप और मिस राठौर दोनों ही भाग्यशाली हैं। आपकी शादी को बाहर से बहुत ध्यान मिल रहा है। क्या आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? होस्ट ने पूछा। नील ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। मिस राठौर और मैं बचपन के दोस्त हैं। हम छोटे से एक दूसरे को जानते हैं और कई सालों से प्यार में हैं। हम एकदम स्वर्ग में बने जोड़े हैं। हालांकि कुछ अप्रत्याशित हुआ। किसी ने नहीं सोचा था कि शिवम नाम का एक आदमी बीच में आएगा। ये कहते हुए नील का चेहरा उदास हो गया। वे नकली गुस्से में बोले, शिवम ने मेरी मंगेतर को बार बार तंग किया। वह राठौर परिवार में जाकर हंगामा भी मचाने लगा। ओल्ड मास्टर राठौर ने, क्योंकि वह जवान था, उसका ध्यान नहीं रखा। उन्होंने उसे खाना तक दिया।
कौन जानता था कि शिवम एक नाशुक्रा निकलेगा। उसने न केवल उनकी मेहरबानी की कदर नहीं की, बल्कि ओल्ड मास्टर राठौर की मौत का कारण भी बन गया। मेरी मंगेतर और मैं इस बात से बेहद गुस्सा हैं, खासकर मेरी मंगेतर जो हर दिन रोती है। शिवम का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और वे दांत पीसने लगे। जब उन्होंने नील के मुंह से मंगेतर शब्द सुना तो शिवम का दिमाग लगभग खो गया। वह सच को तोड़ मरोड़ रहा है और हंगामा मचा रहा है। शिवम ने गुस्से में कहा, मिस्टर नील, भट्ट परिवार की ताकत के सामने शिवम से निपटना आपके लिए आसान होना चाहिए, ना? होस्ट ने आगे पूछा। नील ने सिर हिलाया और कहा, वाकई भट्ट परिवार के सामने वह कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ लोग अपनी काबिलियत की कमी को अपने बैकग्राउंड की वजह से दोष देते हैं। शिवम एक जहरीले कुत्ते की तरह है। वह मुझे बार बार ब्लैकमेल करता रहता है और दावा करता है कि वह मेरे साथ खुलकर एक के बाद एक लड़ना चाहता है। भट्ट परिवार के युवा मास्टर के तौर पर मुझे उसके स्तर तक नहीं उतरना चाहिए। हालांकि मेरी मंगेतर उससे इतनी नफरत करती है कि मैं भी अपनी मंगेतर का बदला लेना चाहता हूं। ये कहते हुए नील ने स्क्रीन की ओर देखा और उदासीनता से कहा, शिवम, तुम्हें अपनी हरकतों की कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं भी उम्मीद करता हूं कि तुम अपना बेस्ट दो। मुझे ज्यादा निराश मत करना। स्क्रीन पर नील को देखकर शिवम ने तंज कसते हुए कहा, क्या हाफ सटेप मार्शल मार्क्विस रियलम में कदम रखने के बाद तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है, ना? शिवम ने धीरे से बुदबुदाया। उन्होंने तुरंत अपना फोन उठाया और एक कमेंट पोस्ट किया, नील, 4 महीने बाद मिलते हैं।